हेलो एवरीवन, आई एम लुबना तनवीर और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि आपके यूपी एपीयू का जो एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आइए देखते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के कुछ एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन है कि इन सूट फॉर डैमेजेस फैक्ट्स टेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमिन अमाउंट आर रेलेवेंट अंडर सेक्शन। जो कि डैमेजेस के सूट्स होते हैं उसमें जो फैक्ट है जो कि कोर्ट को हेल्प करते हैं टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, ये किस सेक्शन में रेलेवेंट है? तो ये हमारे सेक्शन 12 में रेलेवेंट है। सेक्शन 12 में ये बात कही गई कि जो डैमेजेस अगर क्लेम किए गए हैं किसी सूट में, तो एनी फैक्ट विच विल इनेबल द कोर्ट टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस इज रेलिवेंट। तो अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है? ए sues B for damage done by a dog of B's which B knew to ferocious. The fact that the dog had previously bitten XYZ and that had made complaints to B are relevant under section। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि एक ए ने सू किया है बी को फॉर डैमेज क्योंकि उसको उसके जो कुत्ते ने बी के कुत्ते ने काट लिया है और जिसके के बारे में बी को पता था कि डॉग वाज फेरोशियस। तो ये जो फैक्ट है कि डॉग हैड प्रीवियसली बिटन एक्स वाई जेड एंड दैट हैड मेड कंप्लेंट्स टू बी, कि पहले भी उस कुत्ते ने और भी लोगों को काटा है और उसने कंप्लेन भी किया है। तो ये किस में ये किस सेक्शन में रेलेवेंट होगा? ये होगा सेक्शन 14 में। ठीक है, सेक्शन 14 क्या कहता है हमारा कि फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और बॉडीली फीलिंग। अब इसमें आपका नेग्लिजेंस, राशनेस, इल विल, गुडविल सब आ सकता है। तो यहाँ पे बी को पता था तो इट वाज बीज नेग्लिजेंस। तो ये किस सेक्शन में रेलेवेंट होगा? सेक्शन 14 में रेलेवेंट होगा। ठीक है। द क्वेश्चन इज वेदर a given document is the will of A. The state of A's property and of his family at the date of the alleged will may be relevant fact under section। ये किस सेक्शन में relevant होगा? ये सेक्शन 9 में relevant होगा आपका। ये सेक्शन 9 में relevant होगा। 9 क्या कहता है? Facts necessary to explain or introduce relevant facts। तो ये जो फैक्ट है ये कोई भी ऐसा फैक्ट जो सपोर्ट कर रहा है या रिबट कर रहा है किसी भी इन्फेरेंस को, तो वो सेक्शन 9 में रेलिवेंट होता है। तो ये आपका सेक्शन 9 में रेलिवेंट होगा। देखते हैं, ए इज ट्राइड फॉर अ क्राइम, द फैक्ट दैट ही सेड समथिंग इंडिकेटिंग अ जनरल डिस्पोजिशन टू कमिट क्राइम ऑफ दैट क्लास इज, ये क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा इररेलेवेंट। इस क्वेश्चन का आंसर होगा इररेलेवेंट। इररेलेवेंट क्यों होगा? क्योंकि ये जो है आपका ये जो क्राइम के बारे में, द फैक्ट दैट ही सेड समथिंग, ए ने क्या कहा? ए ने जनरल डिस्पोजिशन दिया टू कमिट क्राइम्स ऑफ दैट क्लास। उसने जो है कोई पर्टिकुलर अपना इंटेंशन नहीं बताया। ये जो आपका इलस्ट्रेशन है ये आपका सेक्शन 14 जो है एविडेंस एक्ट का, उसका इलस्ट्रेशन है। उसका लास्ट इलस्ट्रेशन है, आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि द फैक्ट दैट ही सेड समथिंग इंडिकेटिंग एन इंटेंशन टू कमिट दैट पर्टिकुलर क्राइम इज रेलिवेंट। अगर वो पर्टिकुलर किसी क्राइम को कमिट करने का इंटेंशन दिखाता तो इट माइट बी रेलिवेंट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक जनरल डिस्पोजिशन के तरफ इंडिकेट कर रहा है वो, टू कमिट क्राइम्स ऑफ दैट क्लास। तो सेकंड लाइन जो है इलस्ट्रेशन की वो यही कहती है, द फैक्ट दैट ही सेड समथिंग इंडिकेटिंग अ जनरल डिस्पोजिशन टू कमिट क्राइम्स ऑफ दैट क्लास इज इररेलेवेंट। ठीक है, ये सेक्शन 14 में हमारा इररेलेवेंट हो जाएगा। अब क्या है? अब ये सेक्शन 5 कह रहा है कोर्ट डज नॉट इंक्लूड, तो कोर्ट क्या इंक्लूड नहीं करेगा? आर्बिट्रेटर्स, जजेस, मैजिस्ट्रेट्स, ऑल पर्सन लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस, ये सारे आपके कोर्ट में आते हैं। और आर्बिट्रेटर्स जो है वो कोर्ट नहीं है। तो दैट अ मैन हैज, अब आगे देखते हैं, दैट अ मैन हैज सर्टेन रेपुटेशन, ये क्या है? कि अगर एक सेंटेंस है जिसमें ये कह रहे हैं कि मैन हैज सर्टेन रेपुटेशन, तो इसमें क्या होगा? ये इसका आंसर होगा कि इट इज अ फैक्ट। अ मैन हैज सर्टेन रेपुटेशन, इट इज अ फैक्ट, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कि एक आदमी है उसके पास एक उसकी रेपुटेशन है, तो इट इज अ फैक्ट। उसके बाद आगे, ए अक्यूज्ड ऑफ मर्डर alleges that by reason of unsoundness of mind he did not know the nature of the act, the burden of proof is on, किसके ऊपर होगा इसका बर्डन ऑफ प्रूफ? जो भी एक्यूज है वो एलेज कर रहा है कि बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मुझे पता नहीं था कि नेचर क्या है एक्ट का, तो उसका बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? ऑब्वियसली एक्यूज के ऊपर होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि एविडेंस का प्रिंसिपल है, वन हु अलेजेस द फैक्ट शैल ऑल्सो प्रूव इट। तो ये एक्यूज के ऊपर इसका बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। अब आगे देखते हैं, presumption of survivorship is contained in which of the following section of Indian Evidence Act?
ये कह रहे हैं कि प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप जो है ये किस सेक्शन में आता है। तो ये हमारा सेक्शन 107 में आता है, प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप, जिसमें कि 30 इयर्स के लिए अगर वो अलाइव है तो वो प्रिजम्पशन देखा जाता है, प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप होता है कि वो इंसान जिंदा है। ठीक है, ये देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, द मैक्सिम सैलस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स इज रिलेटेड टू। ये जो मैक्सिम है ये किस सेक्शन से रिलेटेड है? तो ये किस सेक्शन से रिलेटेड है? सेक्शन 123। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ। ये जो मैक्सिम है ये इनकॉर्पोरेट किस सेक्शन में हुआ है? ये सेक्शन 123 में इनकॉर्पोरेट किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। नो वन शैल बी dash to disclose to the court any confidential communication which has taken place between him and his legal professional advisor। तो यहाँ पे आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे डैश में क्या आएगा? कंपेल्ड। नो वन शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज द कोर्ट to the court any confidential communication which he has taken place between him and his legal professional advisor। आगे देखते हैं हॉस्टाइल विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस कहाँ पे डिफाइन हुआ है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हॉस्टाइल विटनेस जो है हमारा वो कहीं पे भी डिफाइन नहीं है एविडेंस एक्ट में। हॉस्टाइल विटनेस की एग्जैक्ट डेफिनेशन कहीं पे भी नहीं है एविडेंस एक्ट में, ऑल्दो द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉस्टाइल विटनेस is given under section 154, but but hostile witness is nowhere defined in the Indian Evidence Act। आगे देखते हैं, contents of electronic records may be proved in accordance with the provision of section 65B। ठीक है, सेक्शन 65B। उसके बाद विच सेक्शन सेज दैट डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव बाय प्राइमरी एविडेंस। कौन सा सेक्शन कहता है कि डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव बाय प्राइमरी एविडेंस? तो हमारा सेक्शन 64 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का वो कहता है इट इज अ कार्डिनल प्रिंसिपल दैट डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रूव बाय प्राइमरी एविडेंस। इट इज ठीक है, जनरल रूल जो है हमारा सेक्शन 64 में है। फिर कह रहे हैं कि विच सेक्शन सेज दैट ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। ठीक है, तो ये कौन सा सेक्शन कहता है? ये कहता है सेक्शन 59 जो हमारा ओरल एविडेंस और का चैप्टर है, उसमें ये कह रहे हैं कि सारे वो होंगे फैक्ट्स होंगे एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वो ओरल एविडेंस से प्रूव होंगे। ये सेक्शन 59 कह रहा है, ये भी जनरल रूल है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 15, क्वेश्चन नंबर 15 पे। According to section 8, any fact is relevant which shows or constitute dash for any fact in issue or relevant fact। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? यहाँ पे आएगा आपका मोटिव और प्रिपरेशन। ठीक है, डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें ये आपका सेक्शन 8 में कह रहे हैं, अगर ये जनरल कह रहे होते तो इसमें ओकेजन और इफेक्ट भी आ सकता था, क्योंकि आपका 7 जो है वो ओकेजन और इफेक्ट और कॉज की बात करता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 पूछ रहे हैं, तो सेक्शन 8 के हिसाब से यहाँ पे मोटिव और प्रिपरेशन आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी। The fact that A murdered C, that B knew that A had murdered C, and that B had tried to extort money from A by threatening to make his knowledge public are relevant under section। ठीक है, तो ये कौन से सेक्शन में रेलिवेंट होगा? ये सेक्शन 8 में रेलिवेंट होगा कि ए को ट्राई किया जा रहा है फॉर द मर्डर ऑफ बी, और फैक्ट ये है कि ए ने सी का मर्डर किया था और बी को पता था कि ए ने सी का मर्डर किया, और बी उससे पैसे लेने की कोशिश कर रहा था, पैसे एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो ये जो होगा आपका रेलिवेंट किस सेक्शन में होगा? ये सेक्शन 8 में आपका रेलिवेंट होगा। ये आपका सेक्शन 8 का इलस्ट्रेशन भी है, आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज ravished। द फैक्ट दैट विदाउट मेकिंग अ कंप्लेंट शी सेड दैट शी हैड बीन ravished is dash as conduct under section 8। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो ए वॉज ravish, ये जो फैक्ट है कि उसने कंप्लेन नहीं की और वो कह रही है कि दैट शी हैड बीन ravish, ये क्या होगा? ये आपका इररेलेवेंट होगा। ठीक है, सेक्शन 8 में आपका इररेलेवेंट होगा। ये भी आपका इलस्ट्रेशन है सेक्शन 8 का। ठीक है, तो आपका इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में एज इट इज इलस्ट्रेशन उठा के वो लोग दे देते हैं, तो इलस्ट्रेशन हर ही सेक्शन का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन। अब कह रहे हैं कि ये किस सेक्शन में रेलिवेंट है? तो ये सेक्शन 10 में रेलिवेंट है। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी वाले में ये रेलिवेंट है। ये थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन, ये आपका सेक्शन 10 में रेलिवेंट है। उसके बाद ए सूज बी
for ₹1,000 and shows entries in his account book showing B to be indebted to him to the amount. ठीक है, तो ये entries are relevant but are not sufficient without other evidence to prove the debt. इसका आंसर होगा relevant but are not sufficient without other evidence to prove the debt. आगे बढ़ते हैं. Which section says that previous judgment relevant to bar a second suit of trial? कौन सा सेक्शन कहता है ये बात? ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी नन ऑफ द अबव, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी सेक्शन ये बात नहीं कहता है कि प्रीवियस जजमेंट जो है वो रेलिवेंट है टू बार अ सेकंड सूट ऑफ ट्रायल. कौन सा सेक्शन ये बात कहता है? सेक्शन 40. ठीक है, तो ऑप्शन में सेक्शन 40 नहीं है, सेक्शन 39, 41 और 42 है, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा. उसके बाद विच सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट इज कॉल्ड अ रेजिडरी सेक्शन डीलिंग विद रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट? तो ये सेक्शन 11 है हमारा, क्योंकि ये रेजिडरी फैक्ट से डील करता है. फैक्ट्स विच आर अदरवाइज नॉट रेलिवेंट आर रेलिवेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11. ठीक है, उसके बाद आते हैं 22 पे. 22 क्या कहता है? सेक्शन 45A. सेक्शन 45A वाज एडेड बाय कौन से एक्ट से ऐड हुआ था? ये आईटी एक्ट 2008 से ऐड हुआ था. ठीक है, अब देखते हैं 23 में क्या कह रहे हैं. इन सेक्शन 52 टू 55 द वर्ड कैरेक्टर्स इंक्लूड. ठीक है, कैरेक्टर किस जो वर्ड है वो क्या क्या इंक्लूड करेगा? ओनली रेपुटेशन, डिस्पोजिशन, बोथ रेपुटेशन डिस्पोजिशन, रेपुटेशन और डिस्पोजिशन. तो बोथ रेपुटेशन और डिस्पोजिशन, ये जो हमारा सेक्शन 55 में दिया हुआ है इंडियन एविडेंस एक्ट के, कि कैरेक्टर इंक्लूड्स बोथ रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन. ठीक है, अब क्या है 24. व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ मैन इज अलाइव और डेड एंड इट इज शोन दैट ही वाज अलाइव विद इन burden of proving that he is on the person who affirms it. ठीक है, तो ये इसका आंसर इसमें क्या आएगा? इसका आंसर होगा 30 इयर्स. 30 इयर्स के लिए अगर वो अलाइव है. ठीक है, उसके बाद सेक्शन 13 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो अप्लाई करता है पब्लिक एंड प्राइवेट राइट्स पे. ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी पब्लिक एंड प्राइवेट राइट्स. ठीक है, कंपेलेबल विटनेस जो है इसका कॉन्सेप्ट किस सेक्शन में है ये पूछ रहे हैं कि कंपेलेबल विटनेस का कॉन्सेप्ट किस में है? तो सेक्शन 132 में है. ठीक है, सेक्शन 132 विटनेस को इस सेक्शन 132 कहता है कि विटनेस को कंपेल किया जा सकता है. ठीक है, तो ये कंपेलेबल विटनेस का कॉन्सेप्ट है सेक्शन 132 में. उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज नॉट रिलेटेड टू द क्रिमिनल मैटर्स? अब ये कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जो क्रिमिनल मैटर्स से रिलेट नहीं करता है. तो हमारा सेक्शन 23 जो है वो क्रिमिनल मैटर से रिलेट नहीं करता है, क्योंकि 23 बोलता है एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट. ये उन केसेस की बात करता है जहां पे सिविल केसेस की बात करता है, एडमिशन इन सिविल केसेस. ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 113A ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट आर एप्लीकेबल टू ऑफेंस अंडर सेक्शन डैश ऑफ द आईपीसी. तो इसका आंसर होगा सी. ठीक है, सेक्शन 306 की बात कर रहा है ये जो क्योंकि ये सुसाइड अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड के बारे में है, तो ये सेक्शन 300 अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड के बारे में है, तो ये सेक्शन 306 से रिलेट करता है. ठीक है, उसके बाद है प्रिजम्पशन एज टू द एक्यूरेसी ऑफ मैप्स एंड प्लान्स मेड बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज कंटेन्ड इन. कह रहे हैं कि जो प्रिजम्पशन है कि जो मैप और प्लान्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसकी एक्यूरेसी जो फैक्ट है जो कि वो इट इज एक्यूरेट, ये जो रेलेवेंट होगा ये किसके अंडर होगा आपका? ये रेलेवेंट होगा सेक्शन 83 के अंडर. ठीक है, 83 कहता है प्रिजम्पशन एज टू द एक्यूरेसी ऑफ मैप्स एंड प्लान्स मेड बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, उसके बाद है पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स केप्ट इन एनी स्टेट आर. ठीक है, पब्लिक रिकॉर्ड जो होगा जो भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट का कहीं पे भी रखा हुआ तो वो क्या होगा? वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा. ए विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, उसके बाद 31 देखते हैं. द प्रिंसिपल विच प्रिक्लूड अ पर्सन फ्रॉम डिनाइंग सम स्टेटमेंट प्रीवियसली मेड बाय हिम इज नोन एज. प्रिंसिपल जो कि एक पर्सन को स्टॉप करता है फ्रॉम डिनाइंग सम स्टेटमेंट प्रीवियसली, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो उसने पहले कहा है और अब वो उससे डिनाई कर रहा है, तो उस पर कौन सा प्रिंसिपल लगाया जाता है? प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपेल लगाया जाता है. प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपेल इज द रूल ऑफ एविडेंस. ठीक है, 31. उसके बाद 32 देखते हैं. एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड मे बी प्रूव्ड. ठीक है, किससे? एज इफ इट वाज अनअटेस्टेड. ठीक है, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जो कि बाय लॉ रिक्वायर्ड नहीं है टू बी अटेस्टेड, इट मे बी प्रूव्ड एज इफ इट वाज अनअटेस्टेड. ठीक है, तो
ये आज के क्वेश्चंस थे कुछ जो मुझे डिस्कस करने थे। मैं आगे भी इस तरह के एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करती रहूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।